Hello everyone, welcome to Academy Redefining Education. My name is विनीता और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, है ना। थोड़ा सा रिकैप देते हैं पिछले लेक्चर्स का, जिसमें हमने बात करी थी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह से पढ़ने वाले है ना। तो उसमें हमने आपको बताया था कि हम मॉडर्न अलजेब्रा या फिर अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहें तो हम लोग अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमारा होगा सेट थ्योरी और सेकंड पार्ट जो हमारा होगा वो हमारा होगा नंबर थ्योरी और थर्ड पार्ट आपका होगा ग्रुप थ्योरी और फिर हम लोग रिंग थ्योरी पर जाएंगे। हमने इस तरीके से पढ़ने के लिए एक आपको मैप बताया था, ठीक है। तो हम लोग आज उसी सिलसिले में जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, तो आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सेट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक सेट थ्योरी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेट थ्योरी को ही स्टार्ट करेंगे बेसिक सेट थ्योरी से। अगर हम बात करें बेसिक सेट थ्योरी से तो कल आपने देखा था कि सेट थ्योरी पे हमने कुछ प्रिंसिपल वगैरह लिया था, है ना। तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि मैम सेट्स नहीं बताएंगे क्या, सबसेट्स नहीं बताएंगे क्या, उनके बीच ऑपरेशन नहीं बताएंगे क्या। तो बस उसी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेसिक सेट थ्योरी, ठीक है। तो आज जो हमें टॉपिक्स कवर्ड करने हैं वो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टॉपिक्स टू बी कवर्ड दैट इज सेट थ्योरी। आज हम लोग सेट थ्योरी में बेसिक सेट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने 5 टॉपिक्स यहाँ पर कवर कराने के लिए इस वीडियो में लिए हैं, है ना। तो इस वीडियो में फॉलोइंग जो टॉपिक है 5 टॉपिक्स हम लोग वही कवर करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सेट्स और जो दूसरा है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना। एंड थर्ड टॉपिक इज द एम्प्टी सेट एंड फोर्थ इज बेसिक टर्मिनोलॉजी। एंड देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी की जो बात करेंगे वो सेट्स की टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है ना। उसमें हम करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। फिफ्थ में हम बात करें सबसेट्स, है ना, तो हम लोग सबसेट्स, तो आज हमारा 5 टॉपिक है जो इस वीडियो में होने वाला है, जो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला सेट्स, दूसरा हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट के साथ साथ हम एग्जांपल भी देखेंगे, कुछ सम नंबर ऑफ सेट्स देखेंगे, है ना। जो है ऐसे नंबर्स के सेट्स होते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपको रिप्रेजेंट करा जा सकता है ना, अलग अलग जगहों पर आप अपने आप को खुद को प्रेजेंट करते हो कैसे, कभी फॉर्मल्स में आ जाते हो, कभी कैजुअल्स में आ जाते हो, कभी स्पोर्ट्स में आ जाते हो, किसी तरीके से, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को क्या करते हो, क्या करते हो रिप्रेजेंट करने के लिए। कहीं पर कहीं फॉर्मल ओकेजन है तो आप फॉर्मली ड्रेसअप हो जाते हो, कहीं पर आपके सामने कैजुअल ओकेजन है तो आप कैजुअली क्या कर जाते हो, अपने आप को ड्रेसअप करते हो, है ना। तो उसी तरीके से हम सेट्स को भी फॉर्मली, है ना, कुछ रिप्रेजेंटेशंस उसके भी होते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर अब सेट्स भी कपड़े पहनने वाले हैं, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें नहीं कर रहे हम। रिप्रेजेंटेशन हम बताएंगे, आपको वहाँ पर जाना है। जैसे कि आप लोग तो फैमिलियर होंगे मैथमेटिक बैकग्राउंड से, अगर हैं आप तो बिल्कुल अवगत होंगे इस चीज़ से, है ना, क्योंकि अगर आपने इंटर में पढ़ा है तो आपको पता है रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से की जाती है। बट फिर भी हम यहाँ पर उस चीज़ को देखेंगे थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते आगे चलते हुए, ठीक है। तो थर्ड की अगर हम बात करें एम्प्टी सेट, क्या बात करेंगे, एम्प्टी सेट। और फोर्थ में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसके बारे में हमने कहा कि सेट्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में किस तरह से हम टर्मिनोलॉजी थोड़ी थोड़ी यूज़ करके कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो वो टर्मिनोलॉजी क्या होंगी, वो क्या क्या यूज़ करने वाली टर्म्स होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। फिर सबसेट्स, सबसेट सेट से ही बनता है तो पहले हम लोग सेट्स पढ़ेंगे, फिर उससे बनने वाले सबसेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये है हमारा ओवरव्यू इस वीडियो का, जिसमें हम लोग ये टॉपिक्स आपके कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेट थ्योरी। फर्स्ट टॉपिक इज आवर सेट्स, है ना। अब अगर हम बात कर रहे हैं सेट्स की, है ना, तो अगर हम बात करें सेट्स की तो जैसे कि हम जानते हैं कि सेट्स हमारे क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशन क्या है हमारी, क्या होता है, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। यही पढ़ते आए हैं हम लोग बचपन से, है ना, बचपन से अभी तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि कहीं पर भी जाएं तो ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना।
तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपके पास दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है वेल डिफाइंड, है ना, और दूसरा वर्ड है डिस्टिंक्ट, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमारे पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि हम लोग वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के पढ़ने वाले, है ना, एक एक वर्ड्स को सीखते चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। पहले सेट्स की बात कर लेते हैं, ये डिफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि अगर कोई एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। डेफिनेशन ये है जो आपके सामने अभी दिखी गई। तो यहाँ पर दो टर्म आए, वेल डिफाइंड और दूसरा है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, है ना, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होता है। अब डिफरेंट का मतलब देखिए यहाँ पर वो डिफरेंट नहीं कि जो है हम आपसे बिल्कुल अलग है, एकदम अलग हो जाए, ऐसा नहीं। डिस्टिंक्ट मतलब कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, है ना, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक और है, एक और है, संख्या में दो होने चाहिए, ऐसा कुछ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। पर्टिकुलरली हम 2 से 3 ले रहे हैं, मान लीजिए उनकी क्वालिटी सेम है, कोई ना कोई एक क्वालिटी तो सेम होगी, है ना, तभी सेट के अंदर है। तो डिस्टिंक्ट की बात है तो अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब कई सारे हैं, डिस्टिंक्ट सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न, जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न भिन्न, है ना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब ऑब्जेक्ट्स तो आपको पता है, कोई भी फिजिकल थिंग्स उसे हम ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं। इट कैन बी रिवर, इट कैन बी नेम, यानी कंट्री नेम, या फिर कोई भी ऐसा किसी चीज़ का नेम, है ना। ऑब्जेक्ट्स वो सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके। इस तरह से हम अगर बात कर रहे हैं तो कोई भी सब ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, है ना, आप हो सकते हैं, आपके घर में कुर्सी, मेज, जो भी है ऑब्जेक्ट्स है। तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि ये बता रहा है कि ये जो कलेक्शन आपने लिया है, ये जो डिस्टिंक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन लिया है, ये कैसा कलेक्शन है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो यहाँ पे इस वर्ड का जो मीन होता है वेल डिफाइंड का, कि किसका मतलब है कि इस सेट के अंदर एक रूल एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक ऐसा रूल जिस रूल को इस सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं थ्रू आउट दिस सेट, एवरी ऑब्जेक्ट फॉलो दिस रूल, है ना। जितने भी इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, है ना, सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, ये सारे ऑब्जेक्ट उस रूल को फॉलो कर रहे होंगे। ऐसा एक रूल होगा, क्या होगा, एक रूल होगा। तो अब ये रूल बनाने से हमें फायदा क्या है, इस रूल को बनाने से ये फायदा है कि आप इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, ये कौन बताएगा, ये रूल। इसीलिए इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन बोला जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें चूज करना हो कि इस सेट के अंदर ये ऑब्जेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, तो जिस रूल से आपने ये सिलेक्ट किया है, सिलेक्शन किया है कि ये ऑब्जेक्ट इस सेट के अंदर होगा या नहीं होगा, इसीलिए इसको वेल डिफाइंड बोला जाता है ना। उस रूल की वजह से इस सेट को वेल डिफाइंड कलेक्शन कहा जाता है। जैसे मैं कलेक्शन का अगर जनरली एग्जांपल लूँ, आप बोल सकते हो कलेक्शन कुछ भी कलेक्शन हो सकता है ना। क्या सभी कलेक्शन को सेट बोलते हैं, जितने भी कलेक्शन यहाँ पर हम कर रहे हैं सारे से कलेक्शन सेट हो गए, क्या ऐसा पॉसिबल है, सारे के सारे कलेक्शन हो गए तो क्या सबके सब होगा, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता। वहां पर आपके पास एक ऐसा रूल होगा जिस रूल को इस सेट का हर एक ऑब्जेक्ट, यानी मैं उसको मेंबर कह सकते हैं, है ना। सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप मेंबर कह सकते हैं या एलिमेंट कह सकते हैं, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि एलिमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो एलिमेंट्स के जो होंगे वो इस तरह से उस रूल से बंधे होंगे, है ना, कि वो इस सेट के अंदर रहने के लिए सिलेक्टेड है, केवल उस रूल को फॉलो करने की वजह से। अगर कोई ऑब्जेक्ट उस रूल को फॉलो करता है, इसका मतलब है कि उस सेट में वो एग्जिस्ट कर सकता है, और जैसे ही वो इस रूल में, इस सेट में एग्जिस्ट कर सकता है, तो आपको क्या हुआ, एक चॉइस मिल गई सिलेक्शन करने की कि इस सेट में हम इस तरह से एलिमेंट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं, यानी कि
वेल डिफाइंड कलेक्शन इसलिए लिया जाता है ताकि हमें इस सेट के मेंबर्स को सिलेक्ट करने में कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर मैं कह दूं कि सेट है आपका, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि इसके मेंबर यही होंगे, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता या हो सकता है, तो वो रूल, इसीलिए इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिए, एक सेट होता है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, उसके पास एक ऐसा रूल होगा जिसकी वजह से सेट के हर एक मेंबर जो होगा सेट का, वो उस रूल को फॉलो कर रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे, प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इस वेल डिफाइंड के बारे में बात कर लेते हैं। ये वेल डिफाइंड क्या है? तो बाय अ वेल डिफाइंड कलेक्शन वी मीन, बाय अ वेल डिफाइंड collection we mean there exists a rule, है ना, with the help, है ना, with the help। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। थोड़ी सी राइटिंग के लिए माफी चाहूंगी, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिएगा, है ना। विद द हेल्प समझने की कोशिश करिएगा। विद द हेल्प ऑफ विच it is possible to tell whether a given object belongs or does not belong in given set, है ना, या गिवन कलेक्शन कह लीजिए, है ना। यहाँ पे गिवन कलेक्शन कहिए, है ना, सेट की तो डेफिनेशन है, तो गिवन कलेक्शन, है ना। तो ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने बोला कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन से हमारा मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक ऐसा रूल एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि जो है हमारा जो गिवन ऑब्जेक्ट है वो इस कलेक्शन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। समझ में आई बात क्या? तो ये हमारा क्या था, एक सेट था, इसका डिफिनेशन कुछ इस तरीके से आता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, है ना। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो एग्जाम्पल्स की जैसे मैं कहूँ कि एक वावेल्स का सेट ले लीजिए, है ना। वावेल्स का सेट जैसे मैं ए, इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, E-I-O-U, है ना। हमेशा सेट को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है ना, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उनको करली ब्रैकेट में लिखा जाता है एंड कॉमा कॉमा लगा करके, है ना। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, है ना। एंड एक सेकेंड प्लीज वेट, है ना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर A-E-I-O-U की बात करें, तो ये हमारे पूरे क्या हैं, वॉवेल्स का सेट है, जिसमें हमने देखा कि E-I-O-U को हम क्या कर रहे हैं, कॉमा 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 करके लिख दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं जिनको हमने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा है। आप इनको मेंबर ऑफ अ सेट कह सकते हैं, है ना। और सेट का नेम हमने कैपिटल से लिखा है, अक्सर इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है।
ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनको कॉमा 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 कर करके डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को क्रमशः लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या अगर इस तरीके से लिख रहे हैं मैम, तो जैसे मैं आपने लिखा है AEIOU, है ना, तो क्या मैं एक एलिमेंट को दोबारा रिपीट कर सकता हूँ क्या, है ना, क्वेश्चन आता है, क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो, एक ही एलिमेंट को दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने लिखा है ना, डेफिनेशन देखिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना, बार बार एक ही एलिमेंट को आप रिपीट नहीं कर सकते, तो दो बार नहीं लिखा जाता है ना। तो इसको क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक मेंबर, ईच ऑफ दिस सेट, है ना, जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस सेट के, जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, है ना। आप दोबारा रिपीट करके एक ही एलिमेंट को कॉमा कॉमा करके लिख रहे हो, वो एक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो मानी जाती है, क्योंकि हमने डिफिनेशन में ही लिख दिया है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से आप अगर सेट बनाना चाहें तो कंट्रीज के सेट्स बना सकते हैं, है ना, कंट्रीज के सेट्स बनाएं, उसमें हम जैसे यहाँ पर ले लिए हैं बी सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसमें इंडिया आ गया आपका, है ना, हमारा भारत देश महान, इंडिया, है ना। या फिर आप कह सकते हो भूटान, है ना, आपका मर्जी करे यहाँ पे वर्मा लिख दीजिए, है ना, आपका मर्जी करे, जितने भी आप ऐड करना चाहो कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, अफगानिस्तान, एक सेट हो गया। तो क्या मैम इन सब जो आपने भी सेट्स दिखाए हैं हमें एग्जाम्पल के तौर पर, एक बात बताइए यहाँ पर, क्या ये वेल डिफाइंड है? कैसे पता कर रहे हैं कि ये वेल डिफाइंड है? यहाँ पे मैं एक रूल बोल रही हूँ ना, क्या बोल रही हूँ कि ये एक कंट्रीज का सेट है, तो इस सेट के अंदर क्या आएगा, कंट्रीज ही आएंगे, है ना। तो ये देखिए कंट्रीज ही आए हैं, इंडिया, भूटान, बर्मा, अफगानिस्तान, नेपाल, ना, इस तरीके से आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं वॉवेल्स के सेट की बात करूँ तो उसमें भी मैंने क्या रखा है, वॉवेल्स रखा है, तो वहाँ पे भी एक रूल है कि मेंबर होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। रूल क्या है कि वॉवेल्स होना चाहिए। क्या इनमें से कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है जो वॉवेल नहीं है ना? तो अगर आप चाहते तो कहते मैम एक काम करिए अल्फाबेट चूज करें, तो बी क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि वो वॉवेल नहीं है ना, वो रूल फॉलो नहीं करता है। इसीलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन बनाने के लिए हमें उस रूल को फॉलो करना अति आवश्यक है ना, रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, इस तरह से आप बहुत सारे सेट्स इस तरीके से देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे देख सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ ऐसे सेट्स भी मैं ऐसे बना लूँ कि मैम एक बात बताइए, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों के सेट्स बना लीजिए, ग्रुप सेट्स बना लीजिए, क्या ऐसा बना सकते हैं क्या? इंटेलिजेंट बच्चे का मतलब क्या हुआ? ये एक रूल अगर मैं बना रही हूँ कि क्लास के अंदर मेरे पास क्लास के अंदर हमने रख दिया और हम कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप बना दीजिए या सेट्स लिख दीजिए यहाँ पर, तो अब आप कहोगे कि मैम इंटेलिजेंट बच्चों का मतलब क्या है आपसे, आप इंटेलिजेंट किनको कह रहे हैं, किनको, क्या रूल क्या है इंटेलिजेंट देखने का? अगर मैं कह दूँ ब्यूटीफुल देख लीजिए, तो क्या रूल है किसी को, किसी की ब्यूटीफुल होने का? क्या कोई रूल है ऐसा किसी के ब्यूटीफुल होने का? तो क्या वो सेट्स होंगे क्या? नहीं, ऐसे ऐसे सेट्स नहीं कर सकते, ये सेट्स नहीं। तो वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी। तो अगर मैं ब्यूटीफुल क्यों नहीं कर सकते, क्या मैम खूबसूरती चेक करने का क्या पैरामीटर है? क्या हर इंसान खूबसूरत नहीं होता? नहीं, हर इंसान खूबसूरत होता है, ठीक है, अपने में हर कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई किसी क्षेत्र में होगा, कोई किसी क्षेत्र में होगा, कोई किसी क्षेत्र में होगा, है ना, ऐसा तो है नहीं। अब इंटेलिजेंस का अगर मैं पैरामीटर तय कर दूं, है ना, अब मैं तो पैरामीटर नहीं तय कर सकती, है ना, आप तय करना चाहो तो आप कर लीजिएगा, लेकिन आप भी नहीं करो, है ना, क्योंकि हर इंसान इंटेलिजेंट है ना, अगर वो जीवित है, उसे रहने का ढंग पता है, सब कुछ कर रहा है, तो वो इंटेलिजेंट ही हुआ ना। तो इसमें इंटेलिजेंट का बुद्धिमत्ता का कोई रूल नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम कहते हैं कि वो एक सेट नहीं है ना, उसे हम सेट नहीं बोलेंगे। इस तरह से हमने देखा सेट्स के बारे में हमने बात करी, आपने ये सब बातें करी होंगी, ठीक है, फिर भी आपके लिए रिकॉल के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। अगर जिनको ये लग रहा है कि मैम ये बोरिंग हो रहा है, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, अरे भाई पढ़ लो, ठीक है,
थोड़ा सा आपका फर्निश हो जाएगा, है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें रख लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, है ना, हमारा ये हो गया। हम बात करेंगे अब कुछ जिनसे हमारा काम होने वाला है ना, वो क्या है, कुछ सेट्स के नंबर्स देखें, नंबर्स के सेट्स देखेंगे, कुछ नंबर्स का सेट्स देखेंगे जिनको हम लोग रेगुलरली अभी यूज़ करने वाले हैं। जैसे जैसे हम आगे मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़ाते चलेंगे, हम ऐसे सेट्स का यूज़ करते चलेंगे, तो उनके बारे में नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होना चाहिए, है ना, बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ सेट्स के बारे में बात करें तो सम सेट्स ऑफ नंबर्स, है ना, सम सेट्स ऑफ नंबर्स, कुछ नंबर्स के सेट्स होते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें, है ना, अगर हम पहली बात करें तो आपको पता है जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, है ना, क्या करते हैं, एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, हमको पता है 1 से स्टार्ट होती है ये, उसके बाद 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम चलते हैं कहाँ तक, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर का सेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं, है ना, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, इसे इस तरीके से सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अब आपको पता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग कौन से होते हैं, लेकिन इसके लिए आप परेशान ना होइए, अगर आपको नहीं भी पता है तो टेंशन ना लीजिए, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ना, ये सेट कैसा हो। तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, है ना, वो एलिमेंट्स कैसे होते हैं, या फिर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, इसको भी आप यहाँ पे लिख दीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि a प्लस आयोटा बी टाइप का क्या होता है, हमारा एलिमेंट्स होते हैं a1 b1, इस तरीके से यहाँ पर जो a और b होते हैं बिलोंग टू बी रियल नंबर, है ना। तो ये कोई सेट हमारा है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, है ना। इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनका अगर हम सेट बना लिए, है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अभी रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वेट करिए 2 मिनट, हम रिप्रेजेंटेशन भी बता देते हैं, आप थोड़ी बहुत बातें जानते हैं, बस इस तरीके से अभी लिखते चलिए, ठीक है, हम सारी बातें बताएं। तो जहाँ पे जैसे हम बात करें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, है ना, सच दैट कि यहाँ पर जो a और b है वो कहाँ से आएंगे, रियल नंबर। और रियल नंबर की अगर हम बात करें तो रियल नंबर को r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर होता है ना। और रियल नंबर आपका माइनस इन्फिनिटी से आप जितने चाहे वहां पर एलिमेंट ले सकते हो, सारे के सारे एलिमेंट आप जानते हो, जितने भी एलिमेंट वो सारे अप टू इस तरीके से आप यहाँ पे 0 फिर 1, है ना, आगे बढ़ते चले जाइए, अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, जितने भी एलिमेंट नंबर्स आप जानते हो सारे नंबर यहाँ पर ले आके रख दीजिए, ये आपके कैसे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रहे -2 -3, इसके अंदर आपके -3/2 भी एलिमेंट, इस तरह के एलिमेंट्स अगर आपके आते हैं ये भी यहाँ पर हैं, रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, ये सारे नंबर इसके अंदर आते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि इसमें केवल इस टाइप के एलिमेंट ही आएंगे, ऐसा नहीं है, इसमें आपके सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर के भी एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि इंटीजर्स भी आता है, आपके जितने भी नेचुरल नंबर है वो भी आते हैं, है ना, सारे के सारे एलिमेंट इस आर के अंदर आते हैं, और ये पूरा का पूरा आर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम बात करें आई, आई आई मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स की, किसकी बात कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स की। तो अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो आई के साथ साथ जेड का भी किया जाता है, इस तरह से जेड लिखा होता है,
इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया रहता है। कई सारी बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जेड क्या है, जेड भी सेट ऑफ इंटीजर्स को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो क्या सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड से क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्या कभी दिमाग में आता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड से क्यों रिप्रेजेंट करता है ना? और सेट ऑफ इंटीजर्स में एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं? आपके -∞ से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक, है ना। ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ से आते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स के हैं, यानी पूर्णांक संख्या जिसे हम बोलते हैं, है ना, वो सारे एलिमेंट। अब यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर को मैंने फिर से मैं बता दे रही हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स में मैंने ये एलिमेंट्स दिखाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप इंटीजर्स की बात कर रही हैं, ऐसा नहीं है। इसमें हम बात कर रहे हैं आपके इस फ्रैक्शनल नंबर जो होंगे, यानी कि आप उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, वो सारे नंबर्स भी इसके अंदर रियल नंबर के अंदर होते हैं। लेकिन इंटीजर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। इसमें केवल जो इंटीजर्स होंगे वही होंगे, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हो 2/3, आपके समझने में आसानी, ठीक है ना। एक दो नंबर इस तरीके से भी ले लीजिए 2/3, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स हो गए। तो अगर हम जेड की बात करें, जैसे मैंने कहा, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। दरअसल क्या है कि ग्रीक में जो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जितने भी होते हैं, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड का ग्रीक में मतलब होता है जहलिन, है ना। सेट ऑफ इंटीजर्स को ही जहलिन बोला जाता है। ये क्या है? इंटीजर्स हैं जिसको जहलिन बोला जाता है ग्रीक में, इसीलिए जो है इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर आगे हम बात कर रहे हैं क्यू की अगर हम बात करें तो ये है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब आप जानते हैं, आपने काफी टाइम से ये चीज पढ़ रखा है कि अगर हम सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा? P/Q टाइप के एलिमेंट होंगे, जहां पर हम कहते हैं P एंड Q बिलोंग टू बी इंटीजर एंड इसके साथ साथ भी एक कंडीशन होती है Q डज नॉट इक्वल टू बी 0, है ना। यानी Q एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। ये आपका क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर होना चाहिए। यही आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर यहाँ पर भी देखें तो नोटेशन कुछ Q से है, तो इसका मतलब क्या हुआ? Q से मतलब क्या? सेट ऑफ रेशनल नंबर को Q से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दरअसल क्या है, जब आप P/Q लिखते हैं दैट इज अ फ्रैक्शन, यानी आप Q से P को डिवाइड कर रहे हैं। P/Q अगर आपने लिखा है तो इसका मतलब क्या है? Q से आप P को डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? कोशंट मिलता है ना। कोशंट से, यानी यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं? इसके जो मेंबर्स हैं इस सेट के कोशंट्स हैं। क्या है? कोशंट्स हैं। इस सेट का हर मेंबर कैसा है? कोशंट है। और अगर कोशंट है तो इस सेट का नाम Q से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बोल सकते हैं सेट ऑफ कोशंट, इसलिए इसको Q बोला जा रहा है ना। Q से रिप्रेजेंट, है ना। तो ये कुछ आपके सेट ऑफ सम सेट्स ऑफ नंबर्स हैं, जिसको आप एग्जांपल के तौर में भी लिख सकते हैं कि ये एग्जांपल्स हैं कुछ आपके सेट्स के, है ना। तो ये मैंने देने की कोशिश करी है। और भी कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं नंबर्स के, वो हम धीरे धीरे आपको ऐसे धीरे धीरे पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो एकदम पेशेंस बना के हमारे साथ बने रहे, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई सम सेट्स ऑफ नंबर्स की, है ना। हमने आपको पहला टॉपिक दिया था, है ना, सेट्स में हमने क्या पढ़ लिया? सेट्स को अच्छी तरीके से समझ लिया, एग्जांपल्स भी देख लिए, कौन से सेट्स नहीं होते हैं, है ना, ये भी हमने देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि जो सेट्स होते हैं, कुछ नंबर्स के सेट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, ये भी हमने देख लिया, है ना। अब बात करते हैं नंबर 2 टॉपिक की, दैट इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, है ना, कि अब इस सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कुछ इसकी इस तरीके से की है, और यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर को कुछ इस तरीके से लिखा है, सेट ऑफ इंटीजर को कुछ इस तरीके से लिखा है, और यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को मैंने इस तरीके से लिखा है, और यहाँ पर हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर को इस तरीके से लिखा है ना। तो इनका मतलब क्या है कि मैम आप ये रिप्रेजेंटेशन कैसे कर पा रहे हैं ना, अब हम ये रिप्रेजेंटेशन कैसे कर पा रहे हैं।
तो दरअसल क्या है कि रिप्रेजेंटेशन में दो चीजें आती हैं, दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक सेट का रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की हम बात करें तो दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक को हम बोलते हैं रोस्टर मेथड, दूसरा हमारा सेट बिल्डर मेथड होता है। कौन कौन सा? पहला हमारा रोस्टर मेथड है, दूसरा हमारा सेट बिल्डर मेथड है। तो पहले मेथड की अगर हम बात करें, दैट इज योर रोस्टर मेथड, है ना। रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी सेट को आप क्या करते हो, केवल और केवल हम इसको क्या करेंगे, जैसे मैंने ए सेट लिया है ना। हमने बताया कि सेट को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जितने भी अल्फाबेट्स आप देखे हो, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं सेट को रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। जैसे मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे मैंने करली ब्रेकेट लिख दिया, और जैसे मैं वॉवेल्स का सेट ले रही हूँ तो मैंने यहाँ पे ए ई आई ओ यू ले लिया, है ना। इस तरीके से हमने ले लिया। अब यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, और मैंने सबको कॉमा 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 करके लिख दिया। ये हमारा रोस्टर मेथड है, सेट को रिप्रेजेंट करने का रोस्टर मेथड है ना। अब यहाँ पर रोस्टर मेथड है, इसी को आप टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलर मेथड। क्या करेंगे, एलिमेंट्स को लिखेंगे, कॉमा 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 करके लिख देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, रोस्टर मेथड कहते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम लिस्ट कर दे, सॉरी, ऑल द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं वो उन सभी को लिस्ट कर दे, लिस्ट वाइज जैसे लिख देना। जैसे मम्मी कभी सामान मंगाती है ना, जाते हो ना मार्केट, तो क्या करते हो, मम्मी बोलती है ये ले आना है, ये ले आना है, लिस्ट बनाओ जल्दी से। लिस्ट बनाते हो, पर्ची बनाते हो, लिखते हो ऐसे, हाँ ये ले आना है, कितना, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम मिर्च, ऐसे ऐसे सब्जी, ये फलाना ढिमका, सब कुछ लेके आते हो ना ऐसे, कॉमा कॉमा करके। बिल्कुल उसी तरीके से हम रोस्टर मेथड का इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट्स को लिखने का, ठीक है। जोक सपाट, हंसे नहीं, कृपया हंसे नहीं, ठीक है। पढ़ें और थोड़ा थोड़ा मुस्कराएं, ठीक है, मुस्कराना अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो टेबुलर मेथड इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, टेबुलर मेथड कहते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे कह दूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पर, मैं यहाँ पे और एग्जांपल लेना चाहूँ, अगर मैं कहूँ, इसी चीज़ को थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पे आप लिख लीजिए, है ना, याद रहेगा हमेशा के लिए, है ना। लिस्ट all the elements of the set inside curly bracket separated by commas, है ना। अगर आपने इस तरह से लिस्टिंग कर दी, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, इसको हम रोस्टर मेथड बोलते हैं या फिर टेबुलर मेथड कहते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप एक और एग्जाम्पल लेना चाहें, तो मैं कहूँगी सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। क्या बोल रही हूँ मैं, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, है ना, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अगर इवन इंटीजर्स की बात हो रही है तो आप बोलोगे, है ना, इवन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, इंटीजर्स की बात कर ले पहले, तो -3, -2, -1 इस तरीके से होते हैं, अभी मैंने बताया। तो फिर इवन इंटीजर्स कौन कौन से हैं, यानी इवन नंबर, है ना, उनको ले लें। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं -4 लिख सकती हूँ, -2 लिख सकती हूँ, एंड 0 लिखा जा सकता है, और 2 लिखा जा सकता है, 4 लिखा जा सकता है, 6 लिखा जा सकता है, -6 लिखा जा सकता है, -8 लिखा जा सकता है, 8 लिखा जा सकता है। इस तरीके से आप आगे पढ़ सकते हैं, है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 10, 12,
है ना, 14 आप जानते हो। तो ये क्या हुआ, ये हमने इस तरह से लिस्टिंग कर दी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रोस्टर मेथड बोल रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन करने का सेट का ये अच्छा तरीका होता है। अब ये इस तरीके से अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, ये रिप्रेजेंटेशन अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना आसान होता है ना। जनरली हमारे दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से छप जाती है कि इसके अंदर एलिमेंट ये है, एग्जैक्टली हमें एलिमेंट ये हैं ये बता सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं दूसरे मेथड की, सेट बिल्डर मेथड की, क्या कह रहे हैं, सेट बिल्डर मेथड की, दूसरे की बात करें तो दैट इज योर सेट बिल्डर मेथड, है ना। किसकी बात करेंगे, सेट बिल्डर मेथड की। तो जब सेट बिल्डर मेथड की हम बात कर रहे हैं तो वी स्टेट, क्या करेंगे, स्टेट करेंगे, है ना। क्या स्टेट करेंगे, सेट बिल्डर मेथड में क्या स्टेट करना है, वी स्टेट, क्या स्टेट करेंगे, कॉमन प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज, किसकी कॉमन प्रॉपर्टीज, ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। यानी सेट की जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं उसको स्टेट करके यहां पर लिखा जाता है। और यहां पर कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, यहां पर मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ तो इसको क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा पहले भी जैसे सेट को रिप्रेजेंट करते वैसे ही, जैसे मैं यहाँ पर ए को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। अभी जैसे हमने यहाँ पर बोला कि मुझे कोई सेट है यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो पहली बात तो हम यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि सेट को हम क्या कर सकते हैं, हमेशा जो है एक कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मैंने ए ले लिया है, और आप करली ब्रेकेट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, करली ब्रेकेट, और स्टेट करेंगे कॉमन प्रॉपर्टीज को ऑफ द एलिमेंट की। वो कैसे, पहले यहाँ पर आप यहाँ पर एक्स लिख दो, या आप वाई लिख दो, या फिर आप जेड लिख दो, जिस वेरिएबल को आप लिखना चाहो वो लिख दो। अब ये एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर वो एलिमेंट है ना एक्स, उसको लिख दिया। सच दैट, अब देखो यहाँ पे सच दैट के लिए आप ऐसे एक लाइन बना सकते हो, ऐसे, या फिर आप ये बना सकते हो, दोनों ही सच दैट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सच दैट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सच दैट। अब यहाँ पे x लिखा, x आपका एलिमेंट हो गया। अब ये इस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी उसको इस सच दैट के बगल लिख दीजिए, है ना, है ना। क्या लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x सेटिस्फाइज, एक सेकेंड, जो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगी वो यहाँ पर लिख देना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के तौर पर हमने बोला था कि इवन इंटीजर्स का हमें क्या ले लेना है, सेट चाहिए, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए लिख लीजिए और साथ में यहाँ पे लिख दीजिए एक्स, वो एलिमेंट हो गया, और इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिख दीजिए। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज एन इवन इंटीजर, है ना। ये आपका कैसा हो गया, एक इवन इंटीजर है ना, है ना। तो यहाँ पर हमने बोला कि एक्स वो एलिमेंट है जो इवन इंटीजर है ना, जो भी इवन इंटीजर होगा वहां पर आप लिख सकते हो। तो इस तरीके के डिनोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड कहते हैं सेट का। अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है तो हम उसको बोलते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, सेट का, सेट बिल्डर मेथड, है ना। अगर मैं आपसे यहीं कह दूं नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कीजिए, तो यहाँ पे आप सिंपली ऐसे लिख सकते थे, एन लिखिए और यहाँ पे लिखिए एक्स, और एक्स को लिखिए एक्स इज अ नेचुरल नंबर, है ना। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अभी हमने पीछे लिया था, अपने इंटीजर्स को लिख सकते हैं आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और साथ साथ में आप रेशनल नंबर को जैसे हमने p/q के रूप में लिखा था, है ना, p/q सच दैट p and q आर इंटीजर्स एंड वेयर
कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो यानी नॉन जीरो, है ना, नॉन जीरो, है ना। तो उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, वो सेट बिल्डर मेथड होता है रिप्रेजेंटेशन करने का। अब देखो ये दोनों ही मेथड हम यूज कर रहे हैं, सेट बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड। जरूरत क्या है, क्या जरूरत हो गई कि ये दो तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है ना। वही जरूरत है जैसे कि आप फॉर्मली ओकेजन पे फॉर्मल ड्रेसअप में जाते हैं और कैजुअल ओकेजन में कैजुअल पहनकर जाते हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं करोगे ना जहाँ पे कैजुअल ओकेजन है आप सूट बूट पहन के चले हो, फॉर्मल ड्रेसअप करके निकल गए, है ना, ऐसा तो नहीं करोगे। अब आपको फॉर्मल जगह पे जाना है तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि ऐसा नॉर्मल सा टी शर्ट लटकाया आप पहुंच गए, ऐसा तो नहीं करोगे ना, है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से इनकी भी ज़रूरत है। कैसी ज़रूरत है, जब हम बात कर रहे हैं कि रोस्टर मेथड में लिख दीजिए तो लिस्टिंग कर रहे हैं, है ना। वैसे तो आप सेट को दोनों ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, हम दोनों ही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को भी देखिए हमने कि दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया या नहीं किया, क्या है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक इनफाइनाइट सेट आता है आपके सामने, जैसे उसके अंदर जैसे भी यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अगर मैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिनना शुरू करूँ, काउंट करना शुरू करूँ, 1 2 3 4, कब तक गिनोगे, इन्फिनिटी टाइम्स, है ना। तो ऐसे सेट्स को अगर आप लिस्टिंग करते हो, अगर मान लो 2 3 सेट को आपने ऐसे फिर शो ऑन करके आपने लिख दिया, है ना, आप ऐसे कर सकते हो। तो या तो उसके लिए आप सीधा ही कर दो एक्सीजर नेचुरल नंबर, है ना, डायरेक्ट बात ऐसी। तो यहाँ पर जब इनफाइनाइट सेट होता है उसको सेट बिल्डर मेथड से रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाता है, बजाय कि आप एक लिस्टिंग मेथड से रिप्रेजेंट करें, है ना। जैसे हम सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स में आप जबकि रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है ना। आप जानते हो उसके अंदर √2 भी बिलोंग करेगा, √3 भी बिलोंग करेगा, है ना। आप देखो तो उसमें 3/2 भी बिलोंग करेगा, है ना। उसमें माइनस का भी एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा, इंटीजर्स होगा वो भी होगा, है ना। आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरा रियल नंबर आता है। अगर पूरा रियल नंबर की बात करें तो पूरा रियल नंबर वो होता है जिसमें सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, आपके रेशनल नंबर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, सबका सेट आपका रियल नंबर है ना। आप जानते हो रियल नंबर्स में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना। तो उन सभी का सेट हुआ। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में वो सभी के सभी एलिमेंट हैं। तो अगर मैं a+b आयोटा b की टाइप से भी लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं उसमें रियल नंबर नहीं लिख रही थी, है ना। तो आप कहोगे कि मैम इसमें रियल नंबर कैसे है, तो वहाँ पे b को 0 कर दो, है ना, वो भी तो एलिमेंट आ जाएंगे। तो सेट बिल्डर मेथड से उसको रिप्रेजेंट करना आसान होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करा इस बात को चेक कर सकते हैं इजीली, है ना। बेसिकली हम रूल लिख दे रहे हैं, वेल डिफाइंड रूल, है ना, वो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सेट बिल्डर मेथड और सोर्टर मेथड ये दोनों ही चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना, रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। हमने कहा कि यहाँ पर हम x लिख देंगे, है ना। x हमारा क्या है, इस सेट का एलिमेंट है, और इस x की जो एलिमेंट्स हैं, इनकी x के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके उसी कॉमन प्रॉपर्टी को यहाँ पे सच दैट का साइन लगाएंगे और उसको यहाँ पर लिख देंगे। सिंपली ये सेट बिल्डर मेथड हो गया, ठीक है। इसे हम सेट बिल्डर मेथड कहते हैं, ठीक है। आई थिंक इसको आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से चल रही है। दोनों ही चीज़ों के रिप्रेजेंटेशन हमने देख ली, सेट के रिप्रेजेंटेशन को बड़ी इजीली तरीके से हमने देख ली। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, चलिए देख लेते हैं। हमारा एम्प्टी सेट था, क्या था, एम्प्टी सेट। तो बात करें एम्प्टी सेट की, तो अभी हमने देखा कि सेट क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड हमारे सामने कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, है ना, यही हमने बोला है। तो मैम एक बात बताइए, अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो क्या कोई ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे भी सेट बनाए जा सकते हैं, आपको पता है। तो क्या उसे भी हम सेट मानेंगे, हाँ जी, उसको भी सेट माना जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेट ऐसा हम बनाते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता है, उसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, है ना, खाली है, एम्प्टी है ना, एम्प्टी डस्टबिन, है ना, डस्टबिन को एम्प्टी करो, सारे कूड़े कचड़े को निकाल दो, माइंड को एम्प्टी करो, सब कुछ निकाल दो, है ना। तो एम्प्टी सेट आपका क्या हुआ, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है उसे हम एम्प्टी सेट बोलेंगे, है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अच्छा मैम ठीक है, आपने एम्प्टी सेट बोला कि उसमें कोई अंदर एलिमेंट नहीं है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसा हुआ, है ना।
ये बात भी समझने वाली बात है ना। सिंस, क्योंकि एम्प्टी है, कोई एलिमेंट नहीं है, ये भी एक प्रॉपर्टी हम मान सकते हैं ना, एक रूल है ना, कि कोई भी एलिमेंट उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ना। सिंस एम्प्टी कलेक्शन इज आल्सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना, क्योंकि जो एम्प्टी कलेक्शन होता है वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, इसलिए एक एम्प्टी सेट भी हम फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए एम्प्टी सेट के बारे में कहा जाता है कि सिंस एम्प्टी कलेक्शन is also well defined collection, therefore this collection is also set which is called the empty set। क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। इसी एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है, इसी को वाइड सेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वाइड सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है, वाइड सेट भी कहा जाता है। और आपका इस तरीके से भी लिखा जाता है कि अगर कोई एक एम्प्टी सेट है तो जनरली आप कोई सेट है जिसकी तरह से मैं a इज इक्वल टू अगर ऐसे लिख दूँ 5, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज योर एम्प्टी सेट, है ना। तो बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय बाय 5। क्या हो गया? 5। यानी अगर मैं 5 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ किसी सेट को, यानी उस सेट को हमने लिखा 5, है ना, 5 लिखा, तो वो कैसा सेट है? एम्प्टी सेट, है ना। इसको डिनोट किया जाता है 5 से, है ना। कोई भी सेट है अगर उसको हमने ए इज कर, जैसे मैंने कोई एक सेट लिया ए, उसको मैंने 5 लिखा, तो इसका मतलब वो सेट कैसा है? एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि मेरे पास एग्जांपल, जैसे मैं लिख दूँ एक वाइड सेट का, मैं यहाँ पे ले रही हूँ a इज इक्वल टू एक्स, और मैं यहाँ पे रूल बना रही हूँ x बिलोंग टू बी नेचुरल नंबर, यानी x कैसा होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड साथ साथ में मैं एक रूल और डिफाइन कर रही हूँ कि x इज लेस देन 1। कैसा होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। अगर 1 से छोटा अगर हम देखें कोई भी नेचुरल नंबर, क्या कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है? नहीं ना, नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या है? एक एम्प्टी कलेक्शन है ना। तो एम्प्टी कलेक्शन है तो सिंपली इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है इस जो है करली ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। या फिर सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं 5, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5। तो एक बात बताइए, तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे 5 हो गया इस तरीके से, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँ कि चलिए ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है बात आपकी, यहाँ पे एक बात बताइए कि अगर मैं लिखती हूँ ऐसे, है ना, तो क्या ये एक एम्प्टी सेट है? क्या ये एक एम्प्टी सेट है? नहीं, दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट। क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर हमने बोला कि एम्प्टी सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से या फिर इस तरीके से। अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट है तब भी वो एम्प्टी है, और इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है तब भी एम्प्टी है। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर 5 करली ब्रैकेट के अंदर 5 डाल दिए, इसका मतलब एम्प्टी सेट के अंदर कोई एम्प्टी एलिमेंट, है ना, एम्प्टी। यहाँ पर 5 है तो 5 का मतलब क्या हुआ? ए सेट भी इसके अंदर आ सकता है, एम्प्टी सेट हो सकता है ना। एम्प्टी सेट यानी कोई भी एक एलिमेंट है उसके अंदर कोई एम्प्टी सेट है ना। तो इसके अंदर अब एक एलिमेंट आ गया। क्या आ गया? एक एलिमेंट आ गया। ये आपका कोई एक एम्प्टी सेट नहीं है, इसको आप बेसिकली नॉट एम्प्टी सेट बोल सकते हो, ठीक है ना, या फिर जनरली नॉन एम्प्टी बोलते हैं।
तो यानी इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम कि ऐसे लिखें, इक्वल लिखें और उसको काट दें ऐसे, डज नॉट इक्वल टू 5, दिस मीन्स ए इज नॉन एम्प्टी, है ना। दिस इज दिस ए इज नॉन एम्प्टी, है ना। अगर आपको ऐसे कहीं दिख जाए ए लिखा है, इक्वल लिखा है, ऐसे नॉट इक्वल, है ना, कट कर दिया गया, नॉट इक्वल, और 5 लिखा है इक्वल टू 5, इसका मतलब ए इज नॉन एम्प्टी सेट, है ना। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एम्प्टी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, ऐसा नहीं, है ना। दरअसल मीन ये है। तो आई फील लाइक कि हमने एम्प्टी सेट के बारे में आपको जानकारी दे दी कि इस तरीके के एलिमेंट जो आपके रूल में कोई एक एलिमेंट ना आ पाए, आपने कोई एक रूल डिफाइन कर दिया और एम्प्टी उसमें एलिमेंट ना आ पाए, इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके साथ चलेंगे हम। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो आपका है बेसिक टर्मिनोलॉजी, है ना, बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, है ना। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में जो पहली बात है वो ये है कि जो है सेट है, सेट को, है ना, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, कोई टर्म्स है, तो ये जो हम सेट्स का टर्मिनोलॉजी को यूज कर रहे हैं, जैसे कि ए बी सी डी इस तरीके से दिखा रहे हैं ना, तो सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, है ना। हमेशा जो है हम सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, ठीक है। दूसरी चीज, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट कैन बी अ रिवर, अ पर्सन, अ नेम, अ कंट्री नेम, अ स्टेट नेम, या एनीथिंग, एनी फिजिकल थिंग, है ना। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम मेंबर बोल रहे हैं किसी सेट को, है ना, तो उसके बारे में लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट, आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट, है ना, मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट कहते हैं। एंड यूजुअली it is represented by small letters, ठीक है। अक्सर यूजुअली जो है हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को स्मॉल लेटर से भी स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट कई केसेस में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि क्योंकि यहाँ पे यूजुअली लिखा है, हमने यूजुअली लिखा है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमेशा ही हम जो है क्या करते हैं कि स्मॉल लेटर से ही एलिमेंट को दिखाते हैं, कभी कभी आपको कैपिटल लेटर्स में भी देखने को मिलेगा, है ना। अभी मैं आगे बात करूँ, जैसे हम बात करेंगे पावर सेट की, तो अगर आप पावर सेट की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो, जैसे मैं कहूँ पावर सेट ऑफ ए कोई सेट था, उसका पावर सेट आप ले रहे हो, तो ए के सबसेट्स का सेट होता है ना। तो उसमें सबसेट्स होते हैं, तो सबसेट्स तो यूजुअली किसी, अब आपको पता है सबसेट्स अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई एक कैपिटल लेटर होगा, तो उसके अंदर कैपिटल लेटर्स आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही आप एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे होगे, कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो एलिमेंट्स होंगे वो भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेड होंगे, है ना। लेकिन यूजुअली जो होता है अधिकतर आपको स्मॉल लेटर्स में ही दिखेगा, ठीक है। आप भी रिप्रेजेंट करिएगा स्मॉल लेटर्स में ही, देखने में अच्छा लगता है, सुकून मिलता है ना, इस तरीके से। तीसरी बात करें हम, तीसरी बात करें कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एक्स क्या है, एक सेट है, इफ मैं यहाँ पे कैपिटल एक्स ले लेती हूँ, एक्स इज अ सेट, है ना, एंड ए
ए मैंने स्मॉल लेटर में लिया है, तो आपको ये समझ जाना है कि इसका मतलब ये क्या है, एक एलिमेंट है। इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स, क्या है, एक्स का कोई एलिमेंट है ना। तो वी राइट, हम क्या लिखेंगे, है ना, हमने आपको बताया था हम यहाँ पे थियोरेटिकल माइंडसेट से पढ़ेंगे इसको, है ना, क्योंकि हमें आगे चल के लैंग्वेज ही पढ़नी है। तो हम क्या करेंगे, इसको अधिकतर चीजें हम जो है लैंग्वेज में ही लेकर के चलेंगे। तो वी राइट हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे इसको, अगर हम लिखना चाहें कि ए हमारा एक्स का एलिमेंट है, तो जनरली इसको ए बिलोंग, ये जो हमने ये सिंबल बनाया ना, इसको बिलोंग टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू एक्स, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम कहीं पर ये देखने को मिल जाता है ए बिलोंग टू बी एक्स, इसका मतलब क्या है, ए जो है एक एलिमेंट है इस एक्स सेट का, यानी एक्स सेट का ए हमारा कोई एक एलिमेंट है ना। एंड वी राइट, यानी वी रीड इट, सॉरी राइट नहीं, वी रीड, राइट तो कैसे करते हैं वो लिख ही लिया, वी रीड इट, है ना, इसको हम रीड करते हैं, वी रीड इट, ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, है ना, इस तरीके से हम पढ़ते हैं एज, ठीक है ना, एज ए बिलोंग्स टू बी एक्स। यानी अगर हम x कह रहे हैं, x इज अ सेट एंड a इज एन एलिमेंट ऑफ x, वी राइट a बिलोंग टू बी x एंड वी रीड इट एज a बिलोंग्स टू बी x, है ना, इस तरीके से हम बोलेंगे, जिसको हम क्या लिखेंगे, a बिलोंग टू बी x, इस तरीके से, सिंपल बात है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो वो थोड़ा सा देखिए। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे ए है, ए हमारा एक सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से ए लिखा है, और यहाँ पर हमने एक और सेट लिया है दैट इज योर 5, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए, ए है कॉमा 5 है, 5 को हमने करली ब्रैकेट के अंदर अगेन लिखा है ना, ध्यान से देखिए, ए लिखा है, फिर हमने एक करली ब्रैकेट में 5 लिखा है, फिर कॉमा लिखा है ये, ठीक है, इस तरीके से हमने एक सेट लिया है, ठीक है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन इज डज, आई एम सॉरी, आई थिंक आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, आई डोंट थिंक कि आपको दिख रहा होगा ना। तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बात करूँ, ए इज इक्वल टू, मेरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ए लिखा है और इस तरीके से 5 लिखा है ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आप बताइए, डज 5 बिलोंग्स टू बी ए, मेरा क्वेश्चन ये है, 5 बिलोंग्स टू बी ए, क्या इसमें 5 बिलोंग कर रहा है क्या, है ना, बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जरा पॉज करिए वीडियो को और थोड़ा सा सोचिए, क्या 5 बिलोंग कर रहे हैं इस सेट के अंदर, है ना, आप इस बात को सोचें, ठीक है। और फिर अगर आपको नहीं समझ में आए या आपने अपना आंसर अब चूज कर लिया है, उसके बाद जो है वीडियो को ऑन करके देखें, है ना। तो देखिए, डज 5 बिलोंग टू बी ए, क्या इसमें 5 बिलोंग कर रहा है, यहां पर अगर मैं देखूं तो इसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक तो ए है, दूसरा एलिमेंट ये है। तो अगर मैं यहाँ कह रही हूँ कि 5 बिलोंग टू बी ए, इसका मतलब 5 एक एलिमेंट है ए का, है ना, 5 एक एलिमेंट है ए का। तो आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई 5 एलिमेंट दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, मेरे पास 2 ही एलिमेंट है, एक तो ये ए है, दूसरा एलिमेंट ये है, और वो 5 तो बिल्कुल ही नहीं है। अभी जैसे मैंने एम्प्टी सेट पढ़ाते वक्त आपको ये बताया कि ये 5 नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब क्या है, 5 डज नॉट बिलोंग टू बी ए, इसके अंदर जो एलिमेंट है ये पूरा का पूरा ये एलिमेंट है, 5 नहीं है, अलग से 5 नहीं लिखा है, कॉमा करके अगर 5 लिखा होता, दरअसल ये जो 5 है और ये वाला ये दोनों ही अलग अलग चीज है ना, ये दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं। अगर इस तरीके से भी आपको देखने को मिलता है ये सेट, तब हम बोलते कि ठीक है 5 बिलोंग टू बी ए, इसका मतलब क्या है, डज नॉट बिलोंग टू बी ए, दिस इज योर आंसर, है ना। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसको यस कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ,
अब डज नॉट बिलोंग टू बी ए, बिल्कुल ठीक आंसर है। अब अगर मैं यहीं पे पूछूं क्या हमारा ये वाला एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है क्या, यस है ना, यस, क्योंकि ये हमें एलिमेंट देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जबकि इस वाले केस में ऐसा नहीं था, है ना, इस वाले केस में ऐसा नहीं था। तो बिल्कुल भी ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखें, बिल्कुल ही अलग भी बात है वो, ठीक है ना, बिल्कुल ही आपको ये नहीं करना है कि नहीं ये दोनों चीज़ें सेम टू सेम है, नहीं नहीं, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, एलिमेंट्स को ध्यान रखना है। कुछ लोग के दिमाग में जो अभी तक पढ़ रहे होंगे उनके दिमाग में ये होगा कि नहीं कैसे इसमें 5 होता है ना, ऐसा होता है। तो देखो भाई, अगर आप दिमाग में रखे हो उसमें, तो आपके दिमाग में वो चल रहा होगा सबसेट्स की बात है, फाई इसका सबसेट होता है, फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, लेकिन एलिमेंट नहीं होता, है ना, एलिमेंट और सबसेट दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, ओके। तो ये अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो तो 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा पीछे लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए, है ना, ये बात आपको समझ में आई, या थोड़ी देर बैठिए, कॉपी कलम करके इस बात को सोचिए, क्या पॉसिबिलिटी क्या है, क्या हो सकता है ना, तो आपको बातें में समझ में आए, ठीक है। चलिए ये बात तो हो गई, फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक और सेट है ना, जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ABC, यहाँ पर देखिए करली ब्रैकेट के अंदर ABC एक करली ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास फाई है और यहाँ पर एक फाई है ना, ये है, इसके बाद हमारा जो करली ब्रैकेट है मेन वाला वो हो जाता है क्लोज। अब मैं आपसे कहूं कि डज A बिलोंग टू बी A, तो व्हाट इज योर आंसर, आंसर इज व्हाट, आपका आंसर क्या होगा, पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। तो देखिए भाई नो, क्योंकि इसके अंदर अगर हम एलिमेंट देखें तो मेरे पास एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, दो ही तो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, है ना, कोई और एलिमेंट नहीं, वो इस अंदर में है, इस सेट के अंदर है। जरा इसको देखिए, एक फिगर हम आपके सामने बनाते हैं, फिगर को समझना, ये मेरे पास एक कंटेनर है, कैसा है, एक कंटेनर है ना, बाल्टी ले लो, अज्यूम कर लेना, कंटेनर कुछ भी, जो ड्रम अज्यूम कर लो, या फिर कोई कमरा अज्यूम कर लो, या फिर कुछ और अज्यूम कर लो, है ना, उसकी बात करें, ये हम एक कंटेनर ले रहे हैं, है ना, थिंक अबाउट इट, एक कंटेनर हमने लिया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ए यहाँ पर बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है, हमें चेक करना है। तो इस कंटेनर के अंदर, ये अगर कंटेनर हमारा कैसा है, ये ए कंटेनर है ना, ये हमारा कैसा है, ये ए कंटेनर है, और इसी में अगर हम बात करें ABC फाई एंड फाई, इस तरह की बात कर रहे हैं ना, ये सब चीजें कर रहे हैं। तो अगर हम ABC की बात करें तो यहाँ के इसके अंदर हमारे पास बेसिकली कौन से एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है ना, 2 ही एलिमेंट है इसके अंदर। अगर हम बात करें 2 एलिमेंट है, तो यानी कि अब अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने एक इसके अंदर ऐसा गोला बना दिया, इसके अंदर एक गोला बना दिया, ये दोनों एलिमेंट हैं। अब इसके अंदर आपके पास ABC एलिमेंट है, और इसके अंदर एक फाई है, और इसके साथ साथ एक और यहाँ पर आप कंटेनर ले लो, है ना, इसके अंदर फाई बैठा है। ये कुछ इस तरीके से बातें हैं, है ना। अगर मैं बात करूं इस कंटेनर में, तो इस कंटेनर में आपके पास यही तो है, यही तो है ना, बिल्कुल उसी तरीके से समझिए। अगर आपको देखना है कि इसमें एलिमेंट कौन सा है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके एक काम करिए, इसमें से दो चीजें हैं, मान लीजिए इसको एक कटोरा समझ लीजिए, ये एक कटोरा है, इसके अंदर रखा है, इसके अंदर एक कटोरा रखा है, 2 कटोरे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, है ना, ये पूरा एक कंटेनर है, इसके अंदर 2 कटोरे दिख रहा है। अब आपको मैं कहूँगी कि एक बात बताइए कि इसमें कितने कटोरे हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो सीधे से दिख रहा है 2 ही एलिमेंट है ना, इसके ज़्यादा है क्या, नहीं है। अब आपको मैं कहूँगी अच्छा काम करो, एक कटोरे को निकालो, तो कटोरे तो ये निकल जाएगा। अब इसके अंदर भी अगर आप देखो तो मैं कहूँ कि काम करो ना, अब इस वाले कटोरे के अंदर बताओ कितने एलिमेंट है, तो आपको देखने को मिलेगा 2 एलिमेंट, एक ये। अब आपसे मैं कहूँ कि एक बात बताओ, इससे दो एलिमेंट है ना, इसमें एक कटोरा पड़ा है, एक यहाँ पर ये कोई एक एलिमेंट है, ऐसे नॉर्मली एलिमेंट आप अज्यूम कर लीजिए, कुछ भी माचिस की डिब्बियाँ समझ लेना, है ना। तो यहाँ पर ये वाले कटोरे में, है ना, इस वाले कटोरे में एक काम करो, ये वाले कटोरा निकालो, अब उसके अंदर एलिमेंट है,
ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट है। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि इस बाहर वाले के लिए ये एलिमेंट का वर्क नहीं कर रहा। ए जो है ABC, ये एलिमेंट का वर्क नहीं कर रहा। एलिमेंट का वर्क इसके लिए दोनों ही कर रहा है। ये पूरा, ये वाला कटोरा, ये दूसरा वाला कटोरा, है ना, कटोरा कटोरा कटोरा, ऐसा कटोरा नहीं करना है। देखो, तो ये जो पहला कटोरा है इसका नाम दे दो फर्स्ट, इसका नाम दे दो सेकेंड, है ना। फर्स्ट वाले में पहले कटोरे के अंदर है ये एलिमेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ही एलिमेंट है ना, वो इस वाले कटोरी का एलिमेंट है ना। ये बात हो जाए, समझ में आई बात, है ना, बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है कि ए डज नॉट बिलोंग टू बी। होप दिस हेल्प आपको। आई थिंक ये बात समझ में आ गई कि क्या बात है, ठीक है ना, है ना। थोड़े से एग्जांपल्स को और सोचिएगा, फिर इसके बारे में बात करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। फिर से रिकैप कर लीजिएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब तक तो आपने बिलोंग की बात कर दी, ठीक है। देखो, ये अगर हमने ऐसे बिलोंग करके इसे काट दिया तो इसका मतलब हो जाता है नॉट बिलोंग। क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। ये बेसिकली नॉट बिलोंग्स टू ए का सिंबल है ना। तो अगर कहीं आपको ये लिखने को मिल जाए कि एक्स इज अ सेट, और अगर मुझे ये बताना है, तो यहाँ से मुझे एक बात, एक स्टेटमेंट देखने को मिली। क्या स्टेटमेंट देखने को मिली कि, ठीक है, इसको आपने कितने नंबर हो गए थे, 3 नंबर्स हो गए थे, तो यहाँ पे 4th नंबर लिख दीजिएगा। वो लिखिएगा कि इफ x is a set and a is not an element of x, तो वी राइट, है ना, वी राइट क्या लिखते हैं, ए डज नॉट बिलोंग टू बी एक्स, इस तरीके से। एंड वी रीड इट एज, कैसे पढ़ेंगे इस चीज को, ए इज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, है ना, ये हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके सामने ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप पढ़िए, थ्योरेटिकल बेस पर पढ़ेंगे, सब चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। तो ये आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो हमें बतानी थी, ठीक है। इस तरीके से हम इस चीज़ को, इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज में हम इस चीज़ को लिखते हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई। तो नेक्स्ट की तरफ अगर हम बात करें तो अब बात करेंगे सबसेट्स की, है ना। लास्ट टॉपिक आपका सबसेट, है ना। सबसेट की अगर बात करें, सबसेट की बात करें कि अगर मैं कहूँ कि ए और बी आपके दो कोई सेट्स हैं, है ना, उसी सेट के एलिमेंट्स को लेकर के हम एक नया सेट जनरेट कर दें, है ना। मान लो मेरे पास कोई एक एलिमेंट था, पहले से ही एक सेट था, है ना। हमने क्या किया, उस सेट के एलिमेंट्स को उठा करके एक नया सेट बना दिया। कुछ एलिमेंट्स को उठा करके हमने एक नया सेट बनाया, तो अब जो नया सेट बना है वो पहले वाले सेट का सबसेट होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे पेड़ है ना, गुलाब का पेड़, पेड़ नहीं कहते, पौधा होता है वैसे, गुलाब के फूल का जो पौधा है ना, हम क्या करते हैं, कुछ समय बाद उसकी टहनियों को कलम करते हैं, है ना, कट करते हैं, और उसको कहीं और ज़मीन में लगा देते हैं। फिर क्या होता है, उससे भी एक नया पौधा उग जाता है, एक नया पौधा बन जाता है। अब वो भी पौधा है, किसका है, उसी गुलाब का ही है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ कि मैम सेट का ही पार्ट, एक नया सेट के एलिमेंट्स को लेकर के ही एक नया सेट बना दिया जाए, तो वो क्या नया सबसेट होगा, वो सबसेट होगा क्या उस सेट का। बिल्कुल हाँ, यही बात है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि लेट ए एंड बी, है ना, बी any two sets, then we say that हम क्या कहते हैं, that A is
a सबसेट ऑफ बी, क्या है सबसेट ऑफ बी, इफ every element of A is also an element of B. तो ए और बी अगर दो हमारे कोई सेट्स हों, एनी टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स हों, हम ए को बी का सबसेट बोलेंगे कब, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ, कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, जितने भी ए के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, है ना, ठीक है, हमने ये बात कही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ए के सारे एलिमेंट को कह रही हूं बी में बिलोंग कर रहे हैं, तब हम ए को बी का सबसेट बोलेंगे। तो यहां पर एक साथ साथ और लिखिए यहां पर, एंड इट इज denoted as A is subset of B. A is denoted as A is subset of B, है ना। आप अगर आप देखोगे, देखो रिप्रेजेंटेशन में आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंटेशन के बीच में ये जो साइन है ना, ऐसे ऐसे बना करके ऐसे लिख दिया जा रहा है, ये आपका सबसेट का साइन होता है, और आपको ऐसे भी लिखा रहता है ना, ये दोनों ही सबसेट्स का साइन होता है। अब दोनों में फर्क क्या है मैं बताऊंगी, 2 मिनट वेट करिए, ठीक है ना। पहले बात को समझिए, यहाँ बात को समझ लेते हैं। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी, अगर हम बात करें ए क्या है, सबसेट है, इसको क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना, इसको पढ़ेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना। तो आपको मैंने 2 नोटेशन बताए, एक तो ये, एक तो ये, है ना। तो दोनों नोटेशन का मतलब क्या है, क्या दोनों में कोई फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। देखो जनरली रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो ज़्यादातर इस वाले जो है रिप्रेजेंटेशन का ही यूज़ किया जाता है ना, ये वाले का थोड़ा कम केयर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सेट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इम्प्रॉपर, एक होता है प्रॉपर। जब कोई प्रॉपर सबसेट होता है तो उसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन बनाई गई, जब इम्प्रॉपर होता है तो उसके लिए ये नोटेशन बनाई गई, है ना, इम्प्रॉपर के लिए, है ना। तो इम्प्रॉपर वो होता है कि ए में जितने एलिमेंट हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के अंदर हैं। ज्यादा हो गया, थोड़ा समझो, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तब तो हम बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन बी के अगर सारे के सारे एलिमेंट ए में हो, ऐसे सबसेट को इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। क्या बोला, बी के सारे ही एलिमेंट अगर ए में हो तो उसे इम्प्रॉपर बोलते हैं, है ना, इम्प्रॉपर। लेकिन अगर प्रॉपर की बात करी जाए तो प्रॉपर का मतलब क्या, प्रॉपर का मतलब ये है कि ए के तो सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, लेकिन बी में ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट है, यानी बी में ए से ज्यादा एलिमेंट हैं और ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो तो बी में बिलोंग कर रहे हैं, उसके अलावा भी बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ऐसे सबसेट को हम प्रॉपर बोलते हैं, है ना, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड, 1 मिनट प्लीज वेट। हाँ जी ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हम इसको राइट करते हैं इस तरीके से, हमने ये बात कह दी, ठीक है, अधिकतर आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, सबसेट लगभग हम यूज भी यही करते हैं। दोनों का मैंने बता दिया इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर में क्या फर्क है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं नोट की बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, है ना।
नोट। पहला नोट है, पहला नोट है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना, मैंने क्या लिखा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए तो हमारा सबसेट हो गया बी, लेकिन ये जो बी है इस बी को क्या बोलेंगे, देन बी इज व्हाट, बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, सुपरसेट ऑफ ए, है ना। बी को हम ए का सुपरसेट बोलते हैं। अगर ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर होते हैं तो ए को हम बोलते हैं सबसेट है बी का, और अगर ए सबसेट है बी का देन बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, क्या बोलेंगे, सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया, है ना, एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सेट ले रही हूँ जनरली, है ना, देखो यहाँ पे 5 ले लिया और यहाँ पर एलिमेंट 5 ले लिया और यहाँ पर 5 ले लिया, यहाँ पर भी 5 ले लिया और यहाँ पर इस तरीके से मैंने ले लिया। ये पूरा हमारा एक सेट है जिसके अंदर आप देखो तो एक एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 एलिमेंट है इसके अंदर, ये हमने ले लिया। तो जो बी है हमारा सेट, है ना, उसके अंदर हमने क्या करा है, ए लिया है, बी लिया है और साथ साथ में 5 ले लिया है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये, है ना, टोटल ये सारे के सारे। अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 5 ये पूरा, अगर मैं जितने ये इधर 3 के जो 3 एलिमेंट इधर हैं जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, तो ये तीनों एलिमेंट ए के अंदर हैं, यानी ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी, है ना, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी के अंदर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हियर अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो ए इज सबसेट ऑफ बी, मैं सिंपली बोल सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं, क्या मैं बी को ए का सबसेट बोल सकती हूँ क्या? मैंने बोला था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में तर्क करना है, क्वेश्चन बिल्कुल पूछना है। कोई ऐसा बोले कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो बी क्या सबसेट है का? क्रॉस क्वेश्चन, तुरंत क्वेश्चन करिए। आप जितना क्वेश्चन करोगे उतना बढ़िया सीखो, है ना। सीखने के लिए क्वेश्चनिंग करना जरूरी है। तो मैं पूछ रही हूँ बी इज सबसेट ऑफ ए, क्या बी ए का सबसेट होगा? नहीं, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, है ना। बी क्या होगा? सुपरसेट ऑफ ए। तो सुपरसेट के लिए कोई नोटेशन बना है क्या? सुपरसेट के लिए इस तरह का नोटेशन बना है, जैसे मैं कहूँ बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, तो ये सिंपली इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से हम लिख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल यही चीज है, यही देखो यहाँ पे इसकी तरफ ओपन है ना, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, यही बात है, सिंपली यही बात है। इसमें कोई नया नोटेशन नहीं बनाया गया है, उसी नोटेशन से काम चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ कि बी इज हमारा, बी क्या है? एक सुपर सेट है ए का, है ना। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो अगर मुझे ए सबसेट ऑफ ए तो दिखा दिया, ए सबसेट ऑफ बी दिखा दिया, बी सबसेट ऑफ, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए का कोई सिंबल होता है क्या मैम? हाँ जी, ये भी होता है। तो देन ए इज सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट सबसेट। ऐसे सबसेट बनाओ, कट कर दो, इसको नॉट बोल देंगे, सेट ऑफ ए, है ना, एंड it is read as B is not subset of A, ठीक है ना। ये है, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली हमने ये कहा, और B इज सुपरसेट ऑफ A भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। अगर आप लिखे हो तो यहाँ से आपके 2 सेंटेंसेस सामने आते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने आता है स्टेटमेंट, है ना। पहला स्टेटमेंट आता है कि बी इज नॉट अ सबसेट
ऑफ ए। एंड दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से हम ये कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट और निकालना चाहें, क्या क्या बातें हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो दूसरा जो स्टेटमेंट हम यहाँ पर बोल सकते हैं वो कह सकते हैं बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, है ना। तो एक स्टेटमेंट हमारी ये हुई कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, है ना। एंड दूसरा हमने स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। एंड एक स्टेटमेंट आप यहाँ पे सिंपली तो बोल ही सकते हो, दैट इज व्हाट, है ना। और यहीं से यहाँ से हम बात कर रहे हैं, इधर से नहीं, है ना, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात करें, इसको हम ऐसे बोलते हैं एंड इट इज रीड इट एज, है ना, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। एंड यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट अगर हम लिखना चाहें तो बी इज सॉरी, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, भाई बी, है ना, बी। और यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कैसा सबसेट है, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, तो आप बोलोगे सिंपली प्रॉपर है, क्योंकि अगर मैं ए के अलावा भी एलिमेंट देखूं बी के अंदर तो ए और बी, है ना, ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाला जो एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट तो नहीं है ना, इसके अलावा भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गए, एक के एलिमेंट के अलावा भी, इसकी वजह से ये क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है, नॉट अ इम्प्रॉपर, है ना। अगर यही पूरा पूरा का पूरा सेट यहाँ पर लिखा होता तो हम कहते हैं कि ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी, है ना, बी, इस तरीके से हम बोलते हैं, है ना। तो अगर यहीं पे दूसरा नोट हम लिखना चाहें तो दूसरा नोट भी इस तरीके से हम बना सकते हैं कि इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, वी राइट इट एज ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, है ना, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। और यहां से, है ना, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हम निकाल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है हमारी, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन निकालें तो इफ एंड ओनली इफ, है ना, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन निकालना चाहें, एक स्टेटमेंट देखिए, हमने कहा था कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टेटमेंट वाइज कि एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस कैसे निकलता है, यानी एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट कैसे बनती है ना, उसके बारे में बात। तो अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखूं, तो अगर मैं कह रही हूँ कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट ऑफ बी बोला गया तो हम तो ये समझ गए कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। लेकिन अगर ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए में कुछ ऐसे एलिमेंट जरूर हैं जो कि बी के अंदर नहीं है ना। तभी तो हम ऐसा बोल रहे हैं, जैसे कि भी हमने बोला कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए तो हम वहां पर देख रहे हैं बी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट्स इन ए विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इफ एंड ओनली इफ ऐसा कब हो सकता है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ए which is not an element of B, है ना। तो जनरल सी बात है, अगर ए कोई सबसेट है बी का तो ये कभी हो सकता है, तभी हो सकता है जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हों, और अगर ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी है तब ऐसा तभी हो सकता है जब ए के अंदर ऐसा कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट कर रहा है जो बी के अंदर नहीं है। इसीलिए हम ऐसा कह पा रहे हैं कि देयर ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, है ना, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ से हम किस तरीके से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं देखने को मिल रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे, एक एक सेंटेंस एक स्टेटमेंट से हम लोग कैसे दूसरी स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं ये चीज़ हम लोग सीखेंगे, है ना। तो ये बातें हमने देखी। तो आई थिंक मैंने जितने भी आज 5 टॉपिक आपको बोले थे 5 टॉपिक हमने क्लियर करा दिए हैं। मैं देख लेती हूँ अगर कोई और टॉपिक आपको बताना है तो वो मैं यहाँ पर कर देती हूँ, है ना। आज के लिए बस इतना ही, यही था आज के टॉपिक के जो है, जो मैंने सारे के सारे टॉपिक्स में एक बार चेक कर लेती हूँ यहाँ पर भी मैंने सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए या नहीं, है ना। तो सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट,
एंड द एम्प्टी सेट एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड सबसेट, है ना। ये पांचों टॉपिक्स हमने कहा था कंप्लीट करने के लिए, ये पांचों टॉपिक हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है। तो इसी तरीके से नए सेशन में जब नया लेक्चर लाएंगे, अगला लेक्चर जो होगा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग अगेन सेट थ्योरी के ही, अभी सबसेट तक हुआ है, उसके आगे भी कुछ है चीज़ें, है ना। उसके आगे हम लोग दूसरा सेशन लाएंगे तो उसमें और भी टॉपिक्स होंगे, इसी तरीके से टॉपिक्स को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में, एक बार रिवाइंड करिएगा, फिर से देखिएगा। अदरवाइज आप अपना कमेंट यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे हम अपने कंटेंट में उस बात को मेंशन कर पाएँ अगली बार, है ना। तो वहाँ पर हम आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगे उस क्वेरीज को भी सॉल्व करेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में। तो इसलिए यहाँ पर कमेंट डालिएगा ज़रूर। अगर आपका कमेंट हमारे नेक्स्ट वीडियो से पहले आ जाता है तो हम उसको कंसीडर करेंगे और उस चीज़ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे, है ना। तो अपना फीडबैक देते रहिए और प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से कंटिन्यू। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आपका सबसेट हुआ है, इसके बाद हम लोग कुछ सिंबल्स की बात करेंगे एंड कुछ और चीज़ें हम बात करेंगे, जिसमें हम आपका इनपुट जो है इक्वलिटी ऑफ सेट पर बात करेंगे, जिसमें फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स भी हम देखेंगे क्या होते हैं। फिर इस तरह से पावर सेट पर चलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमने अगले टॉपिक में ही 5 टॉपिक्स लेंगे जिसको हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप अपना फीडबैक देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम उस पर काम करेंगे और अगला कंटेंट इससे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट अगर आप अपना थोड़ा सा सहयोग देंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तो हम और मोटिवेशन के साथ आपको नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करें। ओके, तो थैंक यू।